दुख से भरी क्यों है जी? दुख से भरी इसलिए है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो कर्मकांड है वो सबके सामने है। और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक सिवाय जनता को गुमराह करने के कुछ किया ही नहीं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि आज जब मैं हिमाचल दौरे पर हूँ, लोगों से बात हुई, बहनों से बात हुई, तो सब जगह मैं कहती क्या चल क्या रहा है। बोले जी सरकार वाले कहते कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं कहा फिर बात हम पैसों से ही शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि 2014 में जब केंद्र में इनकी सरकार थी, यानी यूपीए की, कांग्रेस की, अभी चाहे अपने आप को I.N.D.I.A. बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो हिमाचल का बजट जो है 56,000 कुछ करोड़ रुपए का था। याद कर लीजिए इस फिगर को, 56,000 कुछ करोड़, 56 करोड़, सॉरी 56,000 नहीं, 56 पॉइंट सम ऑड था, 100 करोड़। और आज की तारीख में जो आपका बजट है वो 58,444 करोड़ का है। आप समझिए कि ये बजट जो है वो कितना, मतलब दुगने तिगने 10 गुना हो गया है। और ये कहते हैं पैसे नहीं है। और सबसे खुशी की बात है कि आज मंच पर हम 4-5 महिलाएं आपके बीच बैठी हैं, सभी कामकाजी महिलाएं भी हैं और गृहिणियां भी हैं। तो बजट घर का कैसे चल रहा है जरा औरतों से ही समझ लेते। अगर 10,000 उसके हाथ में आता है तो उसमें वो बच्चों को पढ़ा भी लेती है, हेल्थ के भी पैसे निकाल देती है, गैस का भी पैसा भर देती है, बिजली का भी पैसा भर देती है, हस्बैंड के को कभी जरूरत होती है निकाल के दे देती है, सास ससुर का ख्याल भी रख लेती है और आने वाले भविष्य की भी चिंता कर लेती है। आपको हैरानी होगी जानकर कि 25,000 करोड़ से ऊपर पैसा 16 महीने की सरकार ने उधारी ले ली है अभी से। 25,000 करोड़ 16 महीने की सरकार। और इससे पूर्व में जो हमारी सरकार अभी गई है राज्य की, उसने 17,000 करोड़ की उधारी ली थी 5 साल के अंदर। ये फर्क है सरकार और सरकार का। और ऐसी सरकार की वो स्कीम्स जो है वो स्कीम्स बनाते इसलिए नहीं कि लोगों को क्या फायदा मिलेगा या लोगों का क्या काम होगा, बल्कि लोगों को गुमराह कैसे करना है। 1,500 रुपया हर बहन के खाते में आना था जी, 16 महीने निकल गए। किसी एक को भी आया हो तो मेरे को बता दो। तो एक तरफ झूठ की गारंटी है तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। और चुनाव सीधे तौर पर भले ही चेहरे कई होंगे, प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों तक ले जाने वाले कई लोग होंगे, लेकिन जो चुनाव है वो चुनाव प्रधानमंत्री पद का चुनाव है कि देश की सत्ता किसके हाथ में हो, कौन अक्लमंदी के साथ, ईमानदारी के साथ देश को चला सकता है। आप अगर देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि क्या भूखे पेट भजन ना कोई गोपाला, तो अभी भगवान को भी आप कह देते भगवान भूख का टाइम है, थोड़ा खाना वाना खा के मैं आपके पूजा पाठ में आ जाता हूँ। तो अर्थ का तो काम हमको करना ही पड़ेगा इससे पहले कि हम कोई भी दान धर्म की बात करें। तो अर्थ की व्यवस्था की दृष्टि से जब यूपीए की सरकार थी, यानी पुराने नाम से I.N.D.I.A. अलायंस की सरकार थी, तो देश की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। अब गए कब गए कब डूबे। जो हमारे पड़ोसियों का हाल है ना, वो हमारा हाल था कि कभी भी डूब सकते हैं। उस स्थिति से निकालकर आज देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाने का काम 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट था पूरे भारत का 2014 में। आज सॉरी इकोनॉमी थी 1.97 ट्रिलियन डॉलर, जो कि आज की आपकी इकोनॉमी है ऑलमोस्ट
4 ट्रिलियन डॉलर की, और 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी आपकी बनी है, जिसने भारत को ग्लोबली 5 बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में लाके खड़ा किया है। और भारत सरकार, मोदी जी की सरकार का वायदा है कि हम तीसरी बार में भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना के ही रहेंगे और एशिया की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना के रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी ये भी है कि अगर देश का बजट तकरीबन 5 लाख से 5.45 लाख करोड़ का 2014 में था, तो आज आपका बजट 45 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। और यही कारण है कि जब कुछ 100 करोड़ रुपए में आपका बजट हिमाचल का चलता था, आज आपका बजट 56,000 करोड़ का है। और ये सिर्फ हिमाचल पे लागू नहीं होता, ये सिद्धांत पूरे देश पे लागू होता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि इनके समय में 12th और 13th फाइनेंस कमीशन आया था, और जब 12वां और 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, तो उस जमाने में इन्होंने तकरीबन सबके हिस्से में पहले 30% बजटरी एलोकेशन होती थी, फिर बढ़कर 32% हो गई। और जब से मोदी जी, जो कि खुद एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इसको नियम को बदलवाया। और नियम बदलने के बाद 15वां और 16वां जो फाइनेंस कमीशन हमारे टाइम में आया, तो 15वें फाइनेंस कमीशन के टाइम पर 42%, 42% ऑफ इंक्रीज इकोनॉमी इनको मिला है। इसीलिए मैंने कहा कि बहनों से घर चलाना सीख लिया होता तो कम से कम ये दिक्कतें नहीं आती। क्योंकि बजट कैसे बनना है, पैसा का क्या इस्तेमाल होना है और किस तरीके से आपको राज्य को चलाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करना है, सब झालमेल है। ये तो बजट बनाते कि पैसे कैसे कैसे निकालने हैं। इनका बजट ये नहीं होता कि सरकार के क्या काम होने हैं, जनता के क्या काम होने हैं, निकालने की क्या सिस्टम बनाने हैं, वो करना है। आप सोचिए कि 5600 से आपने 58,000 करोड़ इनको दे दिया, और तब ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। 17,000 करोड़ का लोन पिछली सरकार ने 5 साल में लिया, तो इन्होंने सिर्फ 16 महीने के अंदर 25,000 करोड़ ले लिया। तो खर्चे दादा भुगते पोता। आज जो कर्ज चढ़ाएंगे वो इतना चढ़ा देंगे कि वो पोता भी देते देते कि रहम करो जी, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ये हो गया, क्योंकि विकास कार्य के लिए पैसा नहीं है। और ये एक हिस्सा है जी। इस हिस्से के अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार एक स्कीम लेके आई थी कि देश की इकोनॉमी बस ना हो और देश में अर्थव्यवस्था चलती रहे, कि सारे राज्यों को कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, जिसके तहत डैम बनाने का काम है, सड़कें निर्माण का काम है, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी आप हवाई अड्डे बना रहे हैं, हेलीपैड बना रहे हैं, लोगों को पानी देना है, कुछ भी ऐसा काम आप उस स्कीम के तहत कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और उसकी कंडीशन क्या थी कि 50 साल के लिए आप राज्य सरकार को लोन मिलेगा, और 50 साल के लोन्स को 50 साल में उसको राज्य सरकार को लौटाना है बिना इंटरेस्ट के, 0 इंटरेस्ट। कुछ पैसा नहीं देना, आप ये पैसा उठाओ, अपने राज्य में काम करो। 450 करोड़, नंबर 2 का राज्य रहा हिमाचल, जिसको वो पैसे का भी फायदा मिला। इस सबके एडिशन में 10,000 करोड़ के आसपास ग्रांट्स भी मिली, जो पूर्व समय में सिर्फ 771 करोड़ होती थी, आज आपको 10,000 करोड़ से ऊपर की ग्रांट मिली। आज आपको आयुष्मान भारत जैसी योजना मिली, और आपको हैरानी होगी कि हिम केयर, जिसमें तकरीबन 13 लाख के आसपास के कार्ड बने, आज वो लोगों को 2.5 लाख से ऊपर लोगों को फायदा मिला। 300 करोड़ उसका बकाया राज्य सरकार ने देना है। ये 300 करोड़ देने के लिए कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो आयुष्मान भारत योजना को कहीं ना कहीं फेल करना चाहते हैं। एक ऐसी योजना जिसमें राज्य को सबसे अधिक फायदा है, और उसका सिर्फ इनको छोटा सा परसेंटेज देना होता है। सारा का सारा पैसे का बर्डन तो केंद्र सरकार उठा रही है। ये वो बर्डन भी जो जन भागीदारी की, जनता के फायदे की स्कीम है, उनको बंद करने में लगे हुए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आप बताइए मुझे, गांव देहात सड़कों से जुड़े,
क्षेत्र का फायदा है, हिमाचल का फायदा है या दिल्ली से आने वालों का फायदा है? हिमाचल वालों का ही फायदा ना जी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर भी इन्होंने 12,000 करोड़ के आसपास का है, 1200 करोड़ का, वो पैसा तक इन्होंने नहीं किया। वो पैसा लैप्स होके वापस किया, वो पैसा ही नहीं खर्च हुआ, 1200 करोड़ वापस किया। और जहां तक केंद्र सरकार के लक्ष्य है, केंद्र सरकार के काम है, स्वच्छ भारत का इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। शिमला जैसी जगह में खास तौर पे दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि 56,000 से ज्यादा शौचालय शिमला के इलाके में बने और पूरे हिमाचल में तो और अधिक बने। 2 लाख 2.5 लाख से अधिक लोग जो है फायदा उनको मिला है। अब 16-17 हजार लोगों को तो इस क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले हैं, जो कि इनका आंकड़ा 10 साल का तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ का था, लेकिन आज हमारा आंकड़ा 3 करोड़ का है देश का। और लाभ उसमें हिमाचल को भी बराबर का मिला। जनधन के खाते, हैरानी होगी आपको जानकर जो बात आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र को बताना चाह रही हूँ। 70 साल की आजादी के बाद इस देश के अंदर 2014 में केवल 8 करोड़ बैंक के खाते थे। टोटल 11 करोड़ से ऊपर थे, लेकिन उसमें बिजनेस खाते, कॉर्पोरेट खाते, फर्म्स के खाते वो सब थे, लेकिन जनता के 8 करोड़ पर्सनल अकाउंट्स थे। 120 करोड़ के देश में 8 करोड़ खाते। प्रधानमंत्री मोदी जी आए पावर में और 2014 में आते ही मात्र 4 महीने के अंदर 52 करोड़ खाते खुलवाए। और आज उसका इम्पैक्ट ये है कि हिमाचल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर ये जनधन, आधार, मोबाइल कनेक्टिविटी 100% है। जिसको भी बैंक का खाता चाहिए उसका बैंक का खाता खुल चुका है। 100% एब्जॉर्प्शन रेट है। सौभाग्य योजना, याद करो वो दिन जब बिजली नहीं होती थी यहाँ पे, और बिजली की कमी मतलब बहुत दूर नहीं की बात कर रही मैं, शिमला से निकलते ही थोड़ा नालदेहरा के रास्ते में भी पहुंच जाओ, आप आगे वाइल्ड हॉल की तरफ पहुंचो, कुफरी वहां बिजली नहीं होती थी। शिमला के नजदीक की बात कर रही हूँ, शिमला के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की दिक्कतें थी। आज की तारीख में 100% सौभाग्य योजना, हर घर के अंदर बिजली का प्रबंधन है। ये अचीवमेंट है हमारा। कोरोना के दौरान हर भारतीय को, उसमें भी हिमाचल ऐसे राज्यों में से निकला जिसमें 100% सबको वैक्सीनेशन दिया। आज भी इंद्रधनुष योजना में जहां 7 वैक्सीनेशन है, वो सबका सब 100% यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन मिल रहा है। आप कोई भी स्कीम उठा के देख लो, प्रधानमंत्री अन्न योजना, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि महिलाओं के साथ बैठी हूँ, मुझे मालूम है कि 2 योजनाएं सीधे तौर पे हर परिवार पर असर देती है, और वो योजना है आपकी उज्ज्वला गैस कनेक्शन और हर घर नल से जल पानी का कनेक्शन। और महिलाएं 15 लीटर 25 लीटर पानी सिर पे रख रख के अपना घर चलाने के लिए लेके आती थी। अंदाजा लगाओ, पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र, औरतों का काम या तो पानी लाने का और या फिर लकड़ी बीनने का, यही 2 काम, और पेड़ वेड़ पे चढ़ के कमर तोड़ने का, क्योंकि जब नीचे गिरती थी स्लिप होती थी, कमर और टूट जाती थी और बोझा ढोलों के उनकी क्या हालत होती थी वो आप सोचिए। आप ये दोनों चीजों से निजात दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की उज्ज्वला योजना ने किया। सबके यहाँ पर गैस कनेक्शन और हर घर नल से जल की व्यवस्था, और काफी उसमें इंप्रूवमेंट जो है हिमाचल में देखने को मिला है। उज्ज्वला से रिलेटेड मैं कांग्रेस सरकार का याद करना चाहती हूँ और आप सबको करवाना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पिछले 10 साल के अंदर लोगों से पूछा कि आपको गैस कनेक्शन तो नहीं चाहिए, हम आपका कागज फॉर्म भर के डीएम के दफ्तर तक पहुंचाएंगे ताकि आपको गैस मिल सके। आपको जनधन का खाता तो नहीं खुलना, हम आपका खाता खुलवाएंगे। आपका आयुष्मान का कार्ड तो नहीं बनना, हम फॉर्म भरते हैं आपके लिए, सिर्फ समाज की, देश की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए। उनके समय में क्या होता था, बिना लिए दिए गैस कनेक्शन अगर किसी को मिला हो तो मुझे शायद आदमी से भी मिलना चाहूंगी। और सारा का सारा गैस कनेक्शन जो है वो शहरों के अंदर होता था,
गांव के अंदर कोई ग्रामीण क्षेत्र में गैस कनेक्शन था ही नहीं। आप नल से जल की व्यवस्था, कुछ 13 करोड़ से कुछ ऊपर घर थे जिनको नल से जल की व्यवस्था थी। 70 साल की आजादी में आज 35% से ऊपर का जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी जी की सरकार ने करके दिया। और जब इन सब व्यवस्थाओं को मैनेज करने की बात आती है, 30 से 32%, आज आपको 41 से 42% बजट की एलोकेशन मिल रही है। केंद्र सरकार हाथ थाम के आपका आगे बढ़ रही है। 2 लाख करोड़ का 2.10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चोरी चकारी खत्म हुई है। मुद्रा योजना के अंदर कितने लाख लोगों को, 2 लाख के आसपास लोगों को मुद्रा योजना का लाभ हिमाचल में मिला है, और उससे नए रोजगार बने, नई मिडिल क्लास तैयार हुई है, और उस नई मिडिल क्लास ने छोटा मोटा काम, बिजनेस, स्वनिधि योजना सबका लाभ उठाते हुए सबका काम किया। सबसे अधिक स्वास्थ्य, मेरे को लगता है हर व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको डर रहता है बीमार हो गए तो क्या। महिलाओं को खास तौर पर रहता है तो उनको कोई कभी अपना ध्यान नहीं रखती, ऊपर से कोई देखने वाला नहीं। ऑपरेशन अगर कोई हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, कैंसर, ऐसी वैसी कोई बीमारी हो जाए और लेने के लिए घर में एक कमाने वाला 100 खाने वाले, वो कोई प्रॉब्लम उसको हो जाए तो और प्रॉब्लम। तो ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया वो देखने जैसा है कि दुनिया की कोई भी स्कीम में 55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कार्य किसी देश में नहीं चल रहा है। भारत के अंदर चल रहा है, आयुष्मान भारत में चल रहा है, और उसमें 13 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ हिमाचल के अंदर हुआ है। 66 के आसपास जन औषधि केंद्र हिमाचल में खोले गए हैं, और 20 के आसपास तो सिर्फ इसी क्षेत्र के हैं, शिमला के आसपास के क्षेत्र के। बिलासपुर में 1,500 करोड़ से ऊपर की लागत लगा के एम्स बनाया गया है, और 205 करोड़ के आसपास का पैसा खर्च करके जीएमसी शिमला और जीएमसी टांडा को अपग्रेड किया गया है। आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2,500 से ऊपर, 2,500 के आसपास आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो आयुष सेंटर्स के नाम पे चल रहे हैं। उनकी अपग्रेडेशन का काम केंद्र सरकार ने करके दिया है। तो हर तरीके से मैं कहीं ना कहीं हिमाचल से बहुत जुड़ी रही हूँ। मैं आज वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर आप इंटीरियर में कुल्लू मनाली और उससे ऊपर थोड़ा भी चले जाओ, या शिमला से थोड़ा बाहर निकल जाओ, तो केमिस्ट की दुकान पे आपको डॉक्स्टाल और सेरेडॉन जैसी दवाइयां नहीं मिलती थी, क्योंकि दुकान ही नहीं थी, केमिस्ट की दुकान नहीं थी। आज कम से कम जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ और साथ में जन औषधि केंद्र खुले हैं, उससे तो फायदा मिल रहा है ना जी सबको। आयुष सेंटर्स जो चल रहे हैं उससे सबको फायदा मिल रहा है ना। वैक्सीनेशन भी सबकी हो रही है ना, बच्चे की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी हो रही है। नहीं तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट, औरतों के मरने की संख्या, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सब में पीछे थे। पिछड़ेपन का कारण आपका ये था। आज 10 साल के अंदर उतना काम हुआ है जो हम सीधा 70 साल के काम को और 10 साल के काम को मिला सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से दोबारा ये बात कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव राज्य का चुनाव, कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है कि देश की मान मर्यादा सम्मान को बढ़ाते हुए देश की शक्ति और सुरक्षा के लिए किस प्रकार का नेतृत्व आपको चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और जो रास्ता भारत ने चुना है, 10 साल का काम जो भारत ने खड़ा किया है, उसी राष्ट्र को उसके मुकाम तक पहुंचाने का चुनाव है, ताकि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सके और हम सब उसमें अपनी अपनी भूमिका को अदा कर पाए। आप सब ने मेरे को सुना, मौका दिया, बहुत बहुत आभार। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। मैम, आपने बात करी है रिपोर्ट कार्ड की जी। मैं चाहूंगा थोड़ा आई वुड अप्रिशिएट इस क्वेश्चन को समझें। 2 पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स हैं, मंडी और शिमला। यहाँ पर अराउंड 28 असेंबली सेगमेंट्स हैं जहाँ पर एप्पल प्रोडक्शन होता है।
2017 में, 2014 में और 2019 में दोनों बार प्रॉमिस किया गया था फार्मर्स को कि 100% इंपोर्ट ड्यूटी किया जाएगा। रूल्स क्या है, WTO क्या बोलता है, साफ्ता के अंदर क्या है, इस बार भी जो इंपोर्ट ड्यूटी वॉज 50% उसको फिर से रिड्यूस किया गया। जो फार्मर्स अभी 2 दिन पहले 26 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का एक फोरम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि पूरी तरह से हिट हुआ है एप्पल इंडस्ट्री। जो स्टोर में था, जो सेब का एक बॉक्स 2000 में बिकता था वो 600 रुपए में बिका, जो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी ज्यादा है। ये क्यों फुलफिल नहीं हुआ है? नंबर 1, क्या इन चुनाव में आप प्रॉमिस करेंगी, एश्योर करेंगी कि वो फुलफिल होगा, 100% इंपोर्ट ड्यूटी किया जाएगा, या स्पेशल कैटेगरी में एप्पल को डाला जाएगा? देखिए, मैं जो मेरा विषय नहीं है उसके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं एप्पल इंडस्ट्री को जितना समझती हूँ उससे रिलेटेड आपको जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मार्केट की एक्सेसिबिलिटी और दूसरा स्टोरेज प्रॉब्लम्स। तो ई मंडी का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था और साथ में जो हमारी पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसके तहत कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस पे काम करके देना है कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर जिसमें पीपीपी मॉडल अवेलेबल है, उसके तहत लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट के तहत इसको लॉजिस्टिकली जोड़ते हुए मार्केट एक्सेसिबिलिटी को जोड़े और कोल्ड स्टोरेज स्पेसेस को जोड़े, और साथ ही एप्पल से जुड़ी हुई जो बाकी फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर बनाने का काम हो, चाहे उसको और जगह इस्तेमाल करने का काम हो, चाहे उसको इंडस्ट्री को बेचने का काम हो, चाहे उसको और इंग्रेडिएंट्स के रूप में इस्तेमाल करने का काम हो, स्क्वॉशेस बनाने का काम हो, जूसेस बनाने का काम हो, कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री का फूड इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की व्यवस्था आपको हिमाचल में ही करनी होगी इफ यू रियली वांट टू बेनिफिट द फार्मर्स। और फार्मर्स को जो बेनिफिट करने का काम है उसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता चाहिए। अगर राज्य सरकार 25,000 करोड़ रुपए का लोन 16 महीने में उठा लेगी और 1,500 रुपया महिलाओं को देने के नाम पे वो नहीं पहुंचाएगी, तो मैं यही कहूंगी कि मेरी सरकार ने किसानों को रिकॉग्नाइज करते हुए 6,000 रुपया जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है वो दिया है, और WTO का जो अग्रीमेंट है उससे रिलेटेड हमको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और 50% जो है वो ऑलरेडी उसके तहत ही हम कर पाए हैं। और अग्रीमेंट जो है वो आनंद शर्मा एंटर करके आए थे, ये आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद तो मैं आपके माध्यम से सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि WTO जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया की कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होती है। आनंद शर्मा जी के समय पर भारत की सरकार की तरफ से आनंद शर्मा जी ये वादा करके आए हैं कि हम इतने प्रेफरेबली ड्यूटी लेंगे 50% या कितनी, और उसकी वजह से आज की जो समस्या आपकी है उससे हम सब मिलकर जूझ रहे हैं, और 50% भी वहां पर प्रेशर बना के हमने कम करवाया है। आगे भी आपको अश्योर करना चाहती हूँ कि किसान की समस्या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रायोरिटी है, और उन्होंने बार बार कहा है कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, और वो 4 जाति किसान, युवा, महिला और गरीब। तो किसान की प्रमुखता से जिस प्रकार से इस देश में काम हुआ है, चाहे वो MSP हो, चाहे वो यूरिया और अन्य खाद डालने का काम हो, चाहे किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना का विषय हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन के तहत इरिगेटेड लैंड बढ़ाने का काम हो और अधिक लैंड इरिगेटेड लैंड बने उसका काम हो, ई मंडी स्थापित करने का काम हो, प्राइस मैनेज और कंट्रोल करने का काम हो, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम हो, ये सब काम प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, खासतौर पे एग्रीकल्चर बजट की अगर मैं बात करूं तो 25,000 करोड़ आपका बजट होता था एग्रीकल्चर का केंद्र सरकार का, आज के समय में 2,27,000 करोड़ है। मनरेगा को कृषि और उससे संबंधित
क्षेत्र सड़क वड़क में कैसे ग्रामीण सड़कों पे कैसे यूज करना है, वो काम जो है वो केंद्र सरकार ने किया है। और किसान जो है एप्पल फार्मर्स भी, सेब के जो बाग बगीचे चलाने वाले हमारे किसान भाई बहन, उनकी समस्या से सरकार वाकिफ है, लेकिन उसमें सहभागिता हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को मिलकर रास्ते निकालने होंगे। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि आनंद शर्मा जी ने ये एग्रीमेंट किया था WTO के साथ, तो क्या फिर आपको जानकारी नहीं थी, फिर कमिटमेंट क्यों की गई? नहीं, देखिए जानकारी होती है और आप उस तरफ काम कर रहे हो तो 50 कर दिया ना जी। एक कम किया, ज्यादा करना। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे आज वायदा किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। आज बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने हैं। जब हमारी सरकार आई थी 2014 में, भारत बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। आज आपको टनल्स मिली है, आज आपको सड़कें मिली हैं, तो हमने आपसे वादा किया था कि हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि अभी 2014 तक अगर 411 किलोमीटर हमने हाईवे बना के दे दिया तो काम खत्म हो गया। 15,000 से ऊपर किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना बना के देने का हमने वादा किया है, जिसमें से 15 से 25 बन भी चुकी है, तो काम खत्म थोड़ा ही होता है, रिपेयर चलेगा, उसको बेटर करने का चलेगा। हमने आपसे वादा किया कि सेब के किसानों की समस्या को हम एड्रेस करेंगे। हम 100% आपकी बात को एड्रेस नहीं कर पाए, 50% तो करा ना, और आगे भी करने का वादा है उसको। ये तो हाथ थाम के आगे काम करने की बात है, मगर जहां हमारा वायदा है वहां पर समस्या की मूल जड़ क्या है वो भी आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई एग्रीमेंट होता है उससे पीछा छुड़ाना थोड़ा कठिन होता है। आज कच्चा तिरु भी भुगत ही रहे ना कांग्रेस का। Actually, that is the key question of farmers. They were Sir, misled. we are not misled. I would have misled अगर मैंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया होता, then it would have been misleading. नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं किया। बिल्कुल किया है। 30%, अरे, not 50. What are you saying? That is the fact. अरे अच्छा, 30% काम किया, आपकी भी बात में मान लेती हूँ। It was 50. They are saying 100% अगर नहीं होना था तो वादा क्यों किया? हम काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। We have bettered the position of farmers all across. हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा पूर्व चुनाव में किया गया था देश के युवाओं से। किसान सड़कों पे हैं तो दोनों ही सफरिंग है, जबकि ये वादा पूरा नहीं हुआ। क्या आने वाले चुनाव के बाद अगर सरकार आपकी बनती है तो आप किस तरह का वादा करेंगे? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 1 लाख नौकरियों का वायदा हिमाचल सरकार ने 5 लाख नौकरियों का कितना किया है? कितनी नौकरियां दे दी थी साल भर में? पिछले साल का जरा हिसाब निकाल लीजिए। हम तो आपको हिसाब दे रहे हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 थी और आज आपकी इकोनॉमी जो है वो टॉप 5 है, तो बिना नौकरियों के नहीं हुई है। अगर EPFO का डाटा में इतने करोड़ लोग रोज ऐड हो रहे हैं तो वो नौकरियों के बिना ऐड नहीं हो रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। और इतने सारे लोग, 43 करोड़ लोगों को अगर मुद्रा लोन मिला है, कई लाख करोड़ जिनके पास बैंक के खाते नहीं थे, तो वो बिना काम के, बिना रोजगार के नहीं हुआ है। अगर हमने कहा था कि 1 करोड़ बहनें अगर लखपति बहनें बनी है, ये वो बहनें जिनके पास बैंक का खाता नहीं था। आज हम कहते हैं कि हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, तो वो बिना काम के नहीं हुआ है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी सिर्फ नहीं होता, रोजगार का मतलब रोटी रोजी का इंतजाम होता है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ी चीज होती है, कोऑपरेटिव बहुत बड़ी चीज होती है। 1 लाख से ऊपर लोग जो है वो कोऑपरेटिव बने हैं और कई करोड़ लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो मैम 2014 के बाद बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी क्यों हुई है? 2014 में नहीं सर, बढ़ोतरी नहीं हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपकी नॉलेज जो है वो गलत है। मेरे पास डाटा इस वक्त नहीं है, नहीं तो ये आप अभी आप इंटरनेट खोल के चेक कर लीजिए। इट हैज नॉट इंक्रीज, इट्स अ लाई। आप सोचिए, जिस देश का बजट 5 लाख करोड़ से 45 लाख करोड़ हो गया, वो हवा में हुआ है, बिना रोटी रोजगार के हुआ है। जिन लोगों के पास 8 करोड़ लोगों के पास बैंक के खाते थे, आज अगर 70 करोड़ लोगों के पास बैंक के खाते बिना पैसों के चल रहे। 1 करोड़ वो औरतें हैं जिनके पास बैंक का खाता नहीं था, आज वो करोड़पति दीदी बन गई हैं और हम
बिना काम के। 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है बिना काम के। स्वनिधि योजना के अंदर कई लाख करोड़ लोगों को 2-3 लाख रुपए तो 2-3 लाख लोगों को तो फायदा हिमाचल के अंदर हुआ बिना काम के। आप उसको रोजगार नहीं मानते? किसको रोजगार मानते हैं आप? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 26% जो है भाई साहब, सरकारी देश के अंदर खेतीहार मजदूर बने हैं जिन्होंने कृषि को छोड़ा है। तो इसमें भविष्य कृषि के लिए आपकी क्या ऐसी योजना है? आप शायद अर्थव्यवस्था में मनरेगा के गड्ढे खोदने को कृषि मानते होंगे, या उसको रोजगार मानते होंगे कि गड्ढा खोदो, गड्ढा बंद करो। वो रोजगार दे रही थी यूपी और कांग्रेस की सरकार। आज मनरेगा से सड़कें बन रही हैं, आज मनरेगा से बाकी काम हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं। तो और जब लोग जो यूटिलिटी है, कंजम्पशन है, वही बता देती है। पीपीपी के अंदर भारत जो है सबसे अग्रणी देशों के अंदर है। कितनी गाड़ियां, कमर्शियल गाड़ियां खरीद हुई है, वही बता देती है कि आपकी इकोनॉमी की क्या, अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।